आने वाले अगले 2 सप्ताह, और यह बात बिना किसी अतिशयोक्ति के कही जा सकती है कि ये हमारे पूरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 2 हफ्ते साबित होंगे, और यह हम सभी को यानी पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि आने वाले अगले 2 हफ्तों में ग्रहों की कुछ ऐसी विशेष स्थितियां बन रही हैं जो हमसे ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों की मांग करती हैं जिनका हमारे पूरे जीवन पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और निश्चित रूप से यह हर किसी के लिए उसके अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुसार बिल्कुल अलग होगा कि कौन सा फैसला अभी इसी वक्त तुरंत लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आइए हम इस अनोखी ग्रह स्थिति पर विस्तार से और करीब से नजर डालते हैं, जो वास्तव में लाखों वर्षों में केवल एक बार होती है। इसके लिए मैं यहाँ एक पल के लिए एस्ट्रो डिटेक्टर और ग्रहों के साथ आकाश का चित्र समझाता हूँ। इसके चारों ओर फैला है, और यह यहाँ पीछे हमारा विशाल आकाश है। हमारी 12 दिशाएं हैं जिनमें उनके राशि चिन्ह बने हैं। इसके मध्य में एस्ट्रो डिटेक्टर है जिसमें डिग्रियां देखी जा सकती हैं, जो ग्रहों के बीच कोणीय संबंधों को दर्शाता है, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी हमारे आकाश में स्थित हैं। और यहाँ मुख्य रूप से चंद्रमा की बात है, क्योंकि चंद्रमा को एक तरह से सक्रियकर्ता माना जाता है। वह हर महीने यहाँ अपनी परिक्रमा पूरी करता है और सभी ग्रहों के साथ सबसे विचित्र संबंध बनाता है, और इस तरह हर महीने उन विषयों को सक्रिय करता है जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा हमारे भावनाओं और आत्मिक स्थितियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब हम खुद को देखते हैं, जब हम ये महसूस करते हैं कि इस समय हमें कैसा लग रहा है, तो हम इसका उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि अभी क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि आने वाले 2 हफ्ते अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जो हम सभी को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अब फैसले सचेत रूप से लिए जाने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें अब सचेत रूप से नहीं लेते तो सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसका अंत यह होगा कि प्लूटो, जो परिवर्तन का प्रतीक है, यहाँ कोई अच्छा अंत नहीं लाएगा। इसका मतलब है कि यह बहुत समझदारी होगी कि हर कोई इन 2 हफ्तों का उपयोग करे, खुद के भीतर झांके कि क्या चल रहा है, और आखिरकार वे फैसले ले जो पिछले 1 साल से टेबल पर पड़े हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी अभी शुरू हुई है। ये एक ऐसी बात है जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है, और हम में से लगभग हर किसी ने इसे महसूस किया है। सच तो ये है, जिसे ये महसूस न हो वो पत्थर दिल है। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी अंदर से अभी भी जीवित हैं, उन्होंने पिछले साल यहाँ जो ऊर्जा में बदलाव आया है उसे ज़रूर महसूस किया होगा। और अगर अब इन 2 हफ्तों में यह फैसला नहीं लिया जाता कि अपने लिए, सच के लिए, अपने आदर्शों के लिए, न्याय के लिए खड़ा होना है, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है, तो फिर कह सकते हैं कि मौका हाथ से निकल गया है। तो अब समय है ये कहने का कि मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे पता है कि यही सही है, मेरे लिए अच्छा है और मेरी सच्चाई है। अब मैं उसी के अनुसार काम करूँगा, या कम से कम अंतिम निर्णय ले लूँगा, क्योंकि अब भी निर्णय लेना ही सबसे ज़रूरी है। अब यह निर्णय बिना किसी वापसी के तुरंत लेना होगा। बिल्कुल सही। और ये सब 29 तारीख से शुरू हो रहा है। 29 जुलाई को पूर्णिमा के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि 29 जुलाई को आने वाले जुलाई के महीने के दौरान हमारा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि की दिशा में स्थित होगा, और इसके साथ ही वह प्लूटो के साथ एक अत्यंत सटीक और विशेष संयोग में होगा, जो फिलहाल ब्रह्मांड के इसी कुंभ राशि वाले क्षेत्र की दिशा में ही अपनी स्थिति बनाए हुए मौजूद है। और पृथ्वी का चंद्रमा इस तरह से प्लूटो की गहन परिवर्तनकारी विशेषताओं को सक्रिय करने का कार्य करता है। इसका मतलब है कि हमारे भीतर यह खास तौर पर हमारी गहरी भावनाओं और हमारी मानसिक स्थितियों और अवस्थाओं में महसूस होता है, और यही यहाँ पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वैसे भी इस समय की ऊर्जा काफी परिवर्तनशील है। ये पूरी तरह से प्लूटो का ही समय है, ऐसा भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। और इसके अलावा ठीक उसी समय पर, यानी उसी पूर्णिमा के विशेष दिन पर, लगभग एक ही समय के आसपास, बस महज कुछ ही घंटों का अंतर है,
चंद्रमा और प्लूटो हमारी सिंह राशि में स्थित सूर्य के साथ एक गहरा विरोध बनाते हैं, जो इस पूरे मामले को खूबसूरती से उजागर करता है। वह सब कुछ जिसे हम में से हर किसी को बदलना चाहिए, उसे यहाँ शानदार तरीके से उजागर और पूरी तरह से दृश्य बना दिया जाता है, उस गहरी भावना के अलावा जो इस विशेष दिन पर हमारे साथ बनी रहती है। और साथ ही बृहस्पति, जो ठीक उसी समय सूर्य के साथ संयोग की स्थिति यानी बहुत करीबी संबंध में है, वह भी इस पूरे मामले को और अधिक विस्तार देता है और उसे पूरी तरह से और भी विशाल और प्रभावशाली बना देता है। इसका मतलब यह है कि पूर्णिमा के समय आपको अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वह सब कुछ मिलता है जो इस समय करना है, जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन शायद हम में से कुछ ने उसे बार बार टाल दिया है क्योंकि वह बस असहज महसूस होता है। अक्सर बात यह भी होती है कि पूरे जीवन को उलट पलट देना पड़ता है या फिर बस कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते और जिन्हें हम आमतौर पर टालते रहते हैं। लेकिन यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह पूर्णिमा के समय हमेशा दोपहर में यह सब कुछ मध्य यूरोपीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच होता है। अगर आप किसी और टाइम जोन से हैं तो कमेंट्स में बताएं, फिर मैं बता दूंगी कि आपके यहाँ यह समय यूरोप के समय के अनुसार कब होगा। यूरोप में यह निश्चित रूप से दोपहर 12 से शाम 4 के बीच होता है। और इन संबंधों के अलावा यहाँ हमारा नेपच्यून भी जुड़ जाता है, वह भी हमेशा इसी समय में, और यह भी एक बेहद शक्तिशाली संबंध होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बेहद शक्तिशाली पारस्परिक क्रियाएं हैं, बेहद तीव्र ऊर्जा है जो हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। और मेष राशि में स्थित नेपच्यून हमारे आदर्शों का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमें आखिरकार देखना चाहिए, करना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हमारे भीतर क्या पुकार रहा है, हमारी आत्मा को क्या चाहिए। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने आती है, खासकर प्लूटो के साथ सेक्सटाइल में, जो कि सत्य का भी प्रतीक है। और यहाँ आखिरकार सच बाहर आना चाहता है, ईमानदारी, असलियत। विशेष रूप से यह सब कुछ मिथुन राशि में स्थित यूरेनस के कारण ही मुमकिन हो पाता है, जो अचानक से पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने ला सकता है। इसका मतलब है कि वह एक बार फिर मौका देता है, यह संभावना देता है कि हम न केवल पूरी ताकत के साथ इस सब को अनुभव कर सकें, बल्कि इस स्थिति से बाहर निकलने का भी अवसर देता है। यही वह खास मौका है जो यूरेनस देता है या जिसके लिए वह जाना जाता है। इसका मतलब है कि इस संयोग में ऐसे मौके भी बन सकते हैं जिनका उपयोग करके आप या तो हानिकारक संबंधों से खुद को मुक्त कर सकते हैं या आखिरकार वह कदम उठा सकते हैं जिसे आप लंबे समय से उठाना चाहते थे। बस वह रास्ता, वह खिड़की जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप आखिरकार अपनी राह पर चल सकें या वास्तव में निर्णय ले पाने का मौका, यानी आप देख सकते हैं, ठीक है, यह सच में हो सकता है, रास्ता ऐसे जा सकता है और इसी तरह आप आखिरकार इसके लिए फैसला कर सकते हैं और इसी तरह आपको फिर से मदद भी मिल सकती है, बशर्ते आप उसे देख पाएं। यह भी जानना ज़रूरी है कि यह अभी विशेष रूप से अनुकूल है, क्योंकि वे लोग जिनकी कुंडली में यूरेनस अनुकूल स्थिति में नहीं है, वे ऐसे मौक़ों को देख भी नहीं सकते या चूक सकते हैं, और इसे जानना मदद करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत मात्र है यहाँ पूर्णिमा के साथ, क्योंकि फिर सोमवार आने वाली 3 तारीख को अगस्त को चंद्रमा कुंभ से मेष राशि की ओर बढ़ गया है और हमारे नेपच्यून के साथ एक युति यानी एक बहुत करीबी संबंध बना रहा है। और ठीक इसी मोड़ पर फिर से वास्तविकता को अनुभव करने की तीव्र लालसा, एक संतुष्ट, ईमानदार और सच्चे मानवीय जीवन की इच्छा हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। और यह बात स्पष्ट है कि यह मार्ग बिल्कुल भी आसान नहीं है, और यह गहरी इच्छा
यह भीतरी औपचारिक सी द्वंद्वात्मकता शायद क्योंकि अब तक इसे सच में अमल में नहीं लाया गया है या कम से कम इसका निर्णय नहीं लिया गया है, यहाँ फिर से बेहद प्रबल रूप से महसूस हो सकती है क्योंकि हमारे पास यहाँ एक साथ ही हमारे बृहस्पति के साथ त्रिकोण है और सिंह राशि में हमारे सूर्य के साथ, फिर से यूरेनस के साथ एक सेक्सटाइल और प्लूटो के साथ भी एक सेक्सटाइल है। इसका मतलब है कि संबंध की प्रकृति कहें तो बदल जाती है लेकिन सार वही रहता है। और इसी तरह यह सिलसिला ठीक 2 हफ्ते तक यानी अगली अमावस्या तक लगातार चलता रहता है। मैं ये सभी महत्वपूर्ण तारीखें नीचे दी गई सामग्री सूची में स्पष्ट रूप से लिख दूंगा, यानी वे दिन कुल 6 विशेष दिन और 6 तारीखें हैं जिनमें चांद ये खास संबंध बनाता है, जहां आप इसे बहुत ही गहराई से और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं, जहां आपको एकदम साफ साफ फिर से परोसा जाता है कि आखिरकार आपको क्या निर्णय लेना है ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें, या देनी ही होगी क्योंकि अंत में आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। इसीलिए मैं कहता हूं, या तो आप खुद को शराब, शाम को 1 बोतल वाइन या किसी और तरह की ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से सुन्न करते रहेंगे, जिसकी मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अब वह समय बीत चुका है। आत्मा चाहती है कि उसे ध्यान दिया जाए, सच्चाई सामने आना चाहती है और यही असल में नया युग है। मानवता 2 हिस्सों में बंट जाएगी, एक हिस्सा ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे, और अंत में हम सब इसके बीच में खड़े हैं। हमें फैसला करना होगा। यही असल में यहाँ हमारी जिम्मेदारी भी है। दरअसल हम यहाँ इसी वजह से हैं और यह आसान नहीं है, ये सचमुच आसान नहीं है। मैं बस बार बार यही दोहरा सकता हूँ, ये कदम उठाना बेहद मुश्किल है। इंसान को बलिदान देने पड़ते हैं, शायद बहुत सी उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो उसके लिए कीमती थीं या कीमती लगती थीं, लेकिन सच्चाई की भी अपनी कीमत है, आज़ादी की भी अपनी कीमत है, ये मुफ्त में नहीं मिलती। और ये फैसला अपने आप नहीं हो जाता क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी तरह से इसी का इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा या हालात किसी चमत्कारी तरीके से बेहतर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होने वाला क्योंकि ये आसान नहीं है। यहाँ किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इससे आपको खुद कमाना पड़ता है, आपको खुद एक फैसला लेना पड़ता है। बिल्कुल, और यही बात इन 2 हफ्तों में एक बार फिर से सबको साफ तौर पर समझा दी जाती है क्योंकि फिर अमावस्या के साथ यानी अमावस्या के दौरान ये 2 हफ्ते वो समय होते हैं जब आपको सब कुछ फिर से सामने लाकर दिखाया जाता है ताकि हर किसी को सच में पता चल जाए कि ठीक है, अब कोई शक नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे क्या फैसला लेना है। और फिर अमावस्या के साथ या उसके बाद, अमावस्या से 1 दिन पहले ही ये शुरू हो जाता है। यहाँ सिंह राशि में ग्रहों की भीड़ पर ध्यान दें। अब तो ये भी ठीक से दिखाई नहीं देता। भगवान का शुक्र है कि और कोई ग्रह नहीं था, वरना मुझे यहाँ जगह की भी समस्या हो जाती, क्योंकि अमावस्या से 1 दिन पहले 11 तारीख को अगस्त के महीने के दौरान चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करता है और वहाँ बुध ग्रह के साथ मिलता है, जिससे यहाँ एक विशेष युति बनती है। बिल्कुल, यहाँ बुध का सीधा मतलब है आपकी बुद्धि, मानसिक लचीलापन और मानसिक स्पष्टता भी, जिससे आपको यहाँ एक बार फिर से उस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पूरा समर्थन मिलता है जिस पर पिछले इन 2 हफ्तों में गहराई से विचार किया गया है, होना चाहिए था। तो आपको सच में इन 2 हफ्तों में पूरी तरह से समय निकालना चाहिए ताकि आप एक बुनियादी, स्थिर, दीर्घकालिक निर्णय ले सकें जिसमें भविष्य की दृष्टि हो, और यह आसान नहीं है। और ठीक इसी के लिए ये 2 हफ्ते हैं। यही वह पूर्णिमा है जो एक बार फिर सब कुछ उजागर करती है, और फिर आगे की तारीखें हैं जो नीचे सामग्री सूची में दी गई हैं। तारीखों को देखिए, तारीख सब कुछ वहीं पर लिखा है और तारीख के साथ समय भी दिया है। तभी आप इसे दोबारा देखकर इसके लिए समय निकालें ताकि अमावस्या तक यह तय हो जाए। 11 अगस्त को अमावस्या से 1 दिन पहले चंद्रमा बुध से मिलता है। ठीक उसी समय सब कुछ फिर से उजागर होता है, भावनाएं, सब कुछ फिर से प्रतिबिंबित किया जा सकता है। और साथ ही हमेशा की तरह अमावस्या से ठीक 1 दिन पहले चंद्रमा फिर से बुध के साथ मिलकर तुला राशि में शुक्र के साथ एक सेक्सटाइल बनाता है।
और यह भी एक बार फिर से वही है, दिल इसमें शामिल है, सच्चाई से प्रेम, सत्यता से प्रेम, असली उद्देश्य से प्रेम, उस चीज से प्रेम जो आप वास्तव में चाहते हैं, आप असल में यहाँ क्यों हैं, और न कि वह झूठी नकली जिंदगी जिसे हम में से लगभग सभी कहीं ना कहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम सब इसी तरह के एक युग में पैदा हुए हैं। हाँ, माया लोगों ने इसे अच्छी तरह से विभाजित किया था, सत्य के युग, झूठ के युग, अधसत्य के युग के बीच, और हम एक झूठ के युग में हैं या थे। हाँ, और ये बदल रहा है। ये अब बिल्कुल वही नया युग है जिसे अब बदलना चाहिए, और इसमें हम भी भाग लेना चाहते हैं। हम सच्चाई चाहते हैं तो हम ऊपर जाना चाहते हैं, है ना, और नीचे नहीं। बिल्कुल सही। हर हाल में यहाँ शुक्र भी इस प्रक्रिया में शामिल है, जो अमावस्या के समय, अमावस्या से एक दिन पहले और ठीक उसी समय 11.8 को इस बदलाव का समर्थन करता है। साथ ही यहाँ भी जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह कोणीय दूरियां हैं, वे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के साथ विशेष संबंध स्थापित करती हैं। यानी अमावस्या से एक दिन पहले इन सभी का आपस में गहरा संबंध होता है। यहाँ शुक्र भी मौजूद है, जो सही निर्णय लेने में एक बार फिर सहायता प्रदान करता है। हमारी त्रयी जो अभी कुछ समय तक हमारे साथ रहेगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सटीक संबंध दूरियां यानी महत्वपूर्ण संबंध दिखाती है। और फिर पूर्णिमा के दिन 12 तारीख को अगस्त में चांद थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, जिससे वह बृहस्पति के साथ युति बनाता है और सुबह 9 बजे शनि के साथ त्रिकोण बनाता है, जो भी मेष राशि में स्थित है। यूं कहें तो शनि एक बार फिर दीर्घकालिक निर्णयों, संरचनात्मक सहायता के लिए है। सब कुछ अच्छी तरह से सोचा समझा गया है। ये यहाँ फिर से समर्थन देता है। हाँ, ये तो दीर्घकालिक चीज़ों के लिए है, उन चीज़ों के लिए जो नींव, आधार, जड़ें रखती हैं, है ना। और यह भी बिल्कुल नए चांद से ठीक पहले होगा, ताकि शाम को ठीक 7 बजे हमारे सूर्य के साथ एक युति बना सके। यानी हमारा चांद और हमारा सूर्य एक साथ होंगे, और वही फिर से अमावस्या होगी। और यहाँ यह सबसे अच्छा होगा जब निर्णय ले लिया गया हो, जब तुम्हें अपने जीवन के बारे में पता हो कि ठीक है, अब यह इसी दिशा में जा रहा है और मैं अब इसे नहीं बदलूंगा, मैं इसके परिणामों के लिए तैयार हूं और मुझे अब कोई डर नहीं है। हाँ, और निश्चित रूप से यहाँ यह अलग अलग चीज़ों के बारे में हो सकता है। ये सच में बहुत साधारण लगने वाली बातें हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के लिए वज़न कम करना, बस 10 किलो वज़न कम करना। ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी इसके लिए संघर्ष करते हैं, और यह सच में वही दिखने वाली साधारणता है जिसे करना होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए यह दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है। और दूसरा बस कहता है, अरे क्या तुम्हें होश है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तव में ऐसा ही है, खासकर जब आप इसे प्यार से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें बचपन में प्यार की जगह बस खाना खिलाकर भर दिया गया, और ऐसे लोगों के लिए ये सबसे सबसे मुश्किल चीज़ होती है। और ये एक ऐसा फैसला होगा जिसे अब लेना ही होगा। यहाँ अब इसे पूरी तरह ख़त्म करना होगा और स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा शक्ति को और भी मजबूत करना होगा। बाकी सब कुछ तो खुद को धोखा देना ही होगा, अगर मैं ईमानदारी से ऐसा कहूँ तो। हाँ, आपको यह अपनी खुद की ताकत से करना होगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, वरना हाँ, तो फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। असल में यह बात बिल्कुल सही है। और फिर जाहिर है कुछ और भी स्पष्ट चीज़ें होती हैं, और यहाँ मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यह एक ऐसी महिला के बारे में है जिससे मैं काफ़ी समय से लिख रहा हूँ। और हाँ, यहाँ वाकई में कुछ बहुत ही ज़्यादा नाटकीय घटित हुआ है। यह कहानी इतनी ज़्यादा नाटकीय है, हाँ, कि उन्होंने खुद मुझे यह सब विस्तार से बताने की सलाह दी थी, क्योंकि यह साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर क्या हो सकता है जब आप समय पर कोई फैसला नहीं लेते, जबकि आपको गहराई से पता होता है कि आपको वह फैसला उसी वक्त लेना चाहिए था। उनकी अपनी नज़र में वह कहती हैं कि उन्हें सब पता था और उन्हें वह कड़ा फैसला लेना ही चाहिए था। उन्होंने इसके लिए खुद को अनगिनत बार बहुत ज़्यादा दोषी ठहराया है। मतलब उन्होंने मन ही मन बहुत ही बुरा महसूस किया। ये सच में एक बेहद नाटकीय, दुखद और भयानक कहानी है।
भयानक लेकिन बहुत भावुक कर देने वाली। मुझे ये बहुत भावुक कर गया। और ठीक है, ये भी कुछ समय पहले की बात है, अब कुछ महीने हो गए हैं। और अब हम उस मुकाम पर हैं क्योंकि हम नियमित रूप से लिखते हैं कि अब वह इसे कुछ हद तक सामान्य रूप से देख सकती है। और हाँ, इसलिए हमने यह तय किया कि अब इसे यहाँ साझा करें ताकि यह दिखाया जा सके कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं और कैसे कई लोग पूरी ज़िंदगी इसकी कीमत चुकाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ के लिए फ़ैसला नहीं लिया। ठीक है, तो बात उस महिला की है जो एक बहुत ही कठिन आक्रामक रिश्ते में रह रही थी। वह शादीशुदा थी, अब भी एक बहुत आक्रामक आदमी से शादीशुदा है। और आम तौर पर ऐसा ही होता है। मुझे यह भी कहना होगा, ये सच में ज़्यादातर मामलों में होता है कि जब किसी रिश्ते में समस्याएँ होती हैं, तो एक व्यक्ति होती है जो समाधान ढूँढना चाहती है, जिसके लिए सब कुछ ठीक हो सकता है। चाहे जो भी हो, वह देखती है कि बच्चों का भला हो, वह उनके लिए सब कुछ करती है ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। और फिर दूसरी व्यक्ति होती है जो दिखावा करती है, लेकिन असल में वह एक एनर्जी ड्रेन करने वाली होती है। और ऐसा ही होता है क्योंकि यह गतिशीलता ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि यही इस धरती पर खेल का नियम है। यहाँ हमेशा एक अच्छा और एक तरह से एक बुरा होता है, फिर एक विजेता या एक हारने वाला होता है और आखिरकार यही ठीक भी है। और वह उस रिश्ते में फँसी हुई थी और वहाँ बार-बार बहुत ही तीव्र और बहुत नाटकीय स्थितियाँ बनती रहती थीं। वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रामकता थी और उस समय हम साथ में लिखते भी थे और वह उस रिश्ते से अलग होना चाहती थी। लेकिन हाँ, उसने हमेशा ही इसे थोड़ा और आगे टाल दिया और वह कहीं न कहीं बस इंतज़ार करती रही कि शायद ये पूरा मामला अपने आप ही किसी तरह से सुलझ जाए। और फिर उसके बाद उसने काफ़ी समय तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, जब तक कि वह संदेश नहीं आया कि उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह कड़वे आँसू रो रही थी। फिर हमने फ़ोन पर भी बात की और पता चला कि उसके पति के साथ मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हैं? ये स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनका छोटा बच्चा, जो कि अभी सिर्फ 3 साल का है, उसे इस तनावपूर्ण स्थिति से स्थायी रूप से नुकसान हुआ है। और उस भयानक घटना के बाद से वह बच्चा लगातार अपनी आँखें झपकाता रहता है। मतलब ऐसा, है ना? हाँ। और यह बिल्कुल साफ था कि यह सब उस नाटकीय बढ़ती हुई स्थिति की वजह से हुआ। और उस महिला ने उसके बाद सच में अपनी तरफ से हर संभव कदम उठाया। वह तुरंत ही उस जगह से चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। लेकिन अब बच्चे को यह गहरा नुकसान हो चुका है। हाँ, और यह वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। वह खुद को इसके लिए बहुत ज़्यादा दोषी मानती है या मान चुकी है। सच में यह सब कुछ बहुत ही भयानक था। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से वास्तव में काफ़ी चुनौतीपूर्ण बात है। क्योंकि जानते हो, अक्सर कहते हैं ना कि जो निर्दोष है वही पहला पत्थर फेंके। या जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या हम सब भी कहीं न कहीं इसी तरह के नहीं हैं? हाँ, यहाँ भी बहुत कुछ वैसा ही है, ख़ासकर जब बात बुरी घटनाओं की आती है, ख़ासकर जब बात ट्रॉमा की आती है, क्योंकि हर किसी के अपने कारण होते हैं कि वह वैसे क्यों नहीं व्यवहार करता जैसा उसे करना चाहिए। क्योंकि इंसान अपने लिए हमेशा कोई न कोई वजह बना ही लेता है। जैसे उसने भी खुद से बार-बार कहा कि यह बच्चों की वजह से है और वह यह नहीं कर सकती, और आखिरकार उसे पता है कि उसे यह बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, और यही हालात बच्चों के लिए विनाशकारी रहे और बच्चों के सामने सच्चे न होना भी गलत है। हाँ, क्योंकि उसने खुद कहा है, उसने समझाया था, जिस पर आगे बात करेंगे, क्योंकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, दुर्भाग्य से यह और गंभीर है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वह इन सब के बावजूद, अपनी उस गहरी अंदरूनी तबाही के बावजूद, जिससे वह खुद भी लगातार संघर्ष कर रही थी, उसके साथ शारीरिक रूप से भी सक्रिय बनी रही थी। और यह सब तब भी हुआ जब उसकी अपनी ही बातों के अनुसार वह अंदर ही अंदर बुरी तरह रो रही थी। तो यह उसके लिए बहुत ही भयानक था। उसने खुद अपने शब्दों में कहा है कि उसने यहाँ जानबूझकर खुद को वेश्यावृत्ति के लिए प्रस्तुत किया। वह खुद के प्रति यहाँ बहुत कठोर रही है, ये मुझे सच में कहना पड़ेगा। वह चाहती थी, या यूं कहें कि वह ज़रूर चाहती थी कि मैं यह सब यहाँ बताऊं,
मुझे लगता है जैसा कि हमने भी कहा, ये कुछ हद तक एक तरह की अपराध बोध की सफाई है, ताकि वह कम से कम इस स्थिति का उपयोग कर सके, शायद दूसरों को दिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब उसने आखिरकार उससे अलग होने का फैसला किया और बाहर निकलकर खुद का घर ले लिया, तो अब वह फिर से उसी से गर्भवती है। खैर, अंत में बात यह है कि इसके बावजूद भी वह निश्चित रूप से उससे अलग ही रहेगी। इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सच कहूँ तो अगर आप फैसले नहीं लेते तो वैसे भी इसका अच्छा नतीजा नहीं निकलता। असल में बात यह थी कि उसने खुद कहा था, उसे कई सालों से यह बात साफ थी। वह कई सालों से इसी स्थिति में रह रही थी और उसे इतने गंभीर, इतने निर्णायक अंत का इंतज़ार करना पड़ा, ताकि वह यह कदम उठा सके। और यहाँ सवाल उठता है, क्या बात इतनी दूर तक जाना ज़रूरी है? मुझे नहीं पता। कभी-कभी शायद हाँ, मुझे लगता है कि कभी-कभी हाँ, शायद नहीं भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हाँ, आपके अंदर वह आंतरिक ताकत कितनी है या आप उसे कितना पहचानते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उसे माफ़ कर दिया गया है, इसमें मुझे पूरी तरह यकीन है, क्योंकि उसने इतनी कड़वाहट से हाँ, तो इसमें मुझे यकीन है। दूसरी बात अब यह है कि परिणामों के साथ जीना है और यहाँ आगे बढ़ते रहना है, जो निश्चित रूप से अब आसान नहीं होगा, लेकिन धरती पर जीवन आसान नहीं है। ये तो अब एक बहुत ही हार्डकोर उदाहरण था, लेकिन ऐसे भी मामले होते हैं। हाँ, और सच कहूँ तो ये इतने दुर्लभ भी नहीं हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ, बिल्कुल वही नहीं, लेकिन उनका अंत अलग हुआ, जैसे कि कुछ दिन कोमा में रहना स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि कोई हद से ज़्यादा कर देता है। हाँ, शराब या दूसरी चीज़ों की वजह से या फिर वज़न कम करने के चक्कर में, ये छोटी-छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक समय आता है जब इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप आखिरकार या तो रोशनी को या फिर अंधकार को ही पोषित कर रहे होते हैं। और अगर हम खुद को ऊर्जावान रूप से इस उच्चतर फ्रीक्वेंसी पर स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम खुद को रूपांतरित करना चाहते हैं, अगर हम खुद को शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि बात तो अब यही है कि अब कुंभ राशि में रक्त के साथ रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में अभी फैसला लेना होगा। हमें अब यह महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा कि जो भी हर किसी को खुद करना है, वह अब यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्योंकि हम में से कई लोग आज ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां बस अन्याय और नाइंसाफी हो रही है। इंसान वाकई में अब भावनात्मक और मानसिक रूप से भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गया है। हिंसा भी है। हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ जो दीवार है, उसकी चौड़ाई, यहाँ की विविधता बहुत बड़ी है, लेकिन अब यहाँ रुकना ज़रूरी है और परिणामों के साथ भी जीना होगा, चाहे जिसे जो भी करना हो, ताकि हम क्योंकि अब हम फिर से अपनी त्रयी पर आते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये ठीक 29 तारीख को है। आने वाले जुलाई के महीने में ये बहुत ही दुर्लभ यानी सैकड़ों और हज़ारों सालों के लंबे अंतराल में सिर्फ एक बार होने वाली यह खगोलीय युति प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस के साथ ठीक इसी त्रयी में 4 डिग्री की बिल्कुल सटीक युति में बन रही है। यह अद्भुत युति हमें एक बार फिर अगले साल देखने को मिलेगी, और वह भी जून 2027 के समय में 6 डिग्री के अंतर पर। और ठीक यही दूसरी ओर आखिरी बार होगा जब यह सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों में घटित होगा। और यही वह समय है जब हमें अब फैसला लेना है, अब देखना है, खुद को देखना है, हर किसी को अपने लिए आखिरकार यह निर्णय लेना है कि ठीक है, खुद के प्रति ईमानदार रहना है। मैं यह करूँगा और अब मैं वज़न कम करूँगा, या अब मैं शराब छोड़ दूँगा, या अब मैं खुद को और भटकाऊँगा नहीं। मैं इस बात का सामना करता हूँ, मैं कुछ बदलता हूँ, मैं इस माहौल को छोड़ता हूँ, मैं अपने लिए खड़ा होता हूँ, मैं यह नौकरी छोड़ देता हूँ, भले ही मुझे आगे क्या होगा पता ना हो, लेकिन किसी न किसी को रुकना ही होगा अन्याय या उन चीज़ों के साथ जो हमारी अपनी आंतरिक सच्चाई के अनुरूप नहीं हैं। अब यहाँ पूरी तरह से अंत करना ही होगा। बिल्कुल, और यही या एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना चाहिए, और फिर जून 2027 तक यह पूरी पुनर्गठन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती है।
आपके पास लगभग 1 साल है। इस फैसले के बाद अब 1 साल का समय है सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए, ताकि यह सच में हो सके, क्योंकि उसके बाद और भी काम करने होंगे। आखिरकार पुराने झंझट को साफ करना ही होगा, इसके लिए अब 1 साल का समय है। जून 2027 तक यूं कहें तो इंसान पुरानी हानिकारक संबंधों से खुद को अलग करता है, नए रास्ते, नई संरचनाएं खोजता है, जो भी हर किसी को अपने लिए यहाँ हल करना है। ये अब करना है, क्योंकि जून 2027 के बाद, हाँ, तब आगे बढ़ना है, क्योंकि इंसान बढ़ना चाहता है, आखिरकार उस जीवन में आना चाहता है जो वह हमेशा से जीना चाहता था, लेकिन ट्रॉमा या उन चीज़ों की वजह से जिन्हें हल करना बाकी था, अब तक नहीं कर पाया था। और वे, हाँ, अब आखिरकार उनका सामना किया जा सकता है। तो फिलहाल आने वाले महीने के बाहरी चंद्रमा के बारे में इतना ही था। अब हम आंतरिक चंद्रमा के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो लोग पहले से ही इसमें भाग ले रहे हैं, वे हर महीने हमेशा आंतरिक चंद्रमा को देखते हैं, जो जन्म कुंडली में स्थित होता है। और यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस तरह से आप हर महीने अपने पैटर्न को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो एक चंद्रमा कोट होता है और इसी चंद्रमा कोट के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हर महीने किन तारीखों पर ये पैटर्न दिखाई देते हैं। और इस तरह आप इन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से देख सकते हैं और भी अच्छे से उन पर काम कर सकते हैं। और ठीक यही हम अब करने जा रहे हैं। और अगर आप शायद बिल्कुल नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे एक लिंक दी गई है जिसे स्नेल स्टार्ट लिंक कहा गया है। वहाँ आपको पता चलेगा कि आप यहाँ बहुत जल्दी या कम से कम कुछ घंटे तो आपको निवेश करने ही होंगे, लेकिन उसके बाद आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अपने आंतरिक चंद्रमा का अनुसरण कर सकते हैं। हर महीने उसे दर्ज कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा, जैसा कि हर वीडियो के अंत में होता है, ऑस्पेक्ट मेलोडी को सुनना न भूलें, ताकि हमारा दिल भी इसमें शामिल हो सके, क्योंकि इस ऑस्पेक्ट मेलोडी में ही ऑस्पेक्ट्स छुपे होते हैं, जो पाइथागोरियन ब्रेक गणित के कारण संभव है। सबसे पहले हम फिर से अपनी शीट के बीच में एक छोटा सा छेद करेंगे, ताकि हम बाद में एस्ट्रो डिटेक्टर को बहुत आसानी से लगा सकें, भले ही लाइनें पहले से खींची जा चुकी हों। अन्यथा हम बीच में बने उस छेद को इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। सभी नए लोगों के लिए 5वीं कड़ी में मैंने समझाया है कि एस्ट्रो डिटेक्टर को हॉरोस्कोप पर स्थायी रूप से कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं इस हॉरोस्कोप को एक बार पलट देता हूँ और फिर इसके पीछे से टेसा फिल्म से मजबूती से चिपका देता हूँ, ताकि ये फटे नहीं और काफ़ी मजबूत हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास घर पर टेसा फिल्म है तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर एक रबर या कॉर्क का टुकड़ा हॉरोस्कोप के नीचे, ठीक इस मध्य बिंदु के नीचे रखें और फिर ईयर स्टड या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने 5वीं कड़ी में भी समझाया है, आप पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक छोटा सा छेद कर दें, बिल्कुल बीच वाले हिस्से में एक छेद बना लें। और इस तरह हमने इसकी तैयारी भी कर ली है। अब हम इसका चित्रांकन शुरू करते हैं। दरअसल 27 तारीख को चंद्रमा अपनी स्थिति में स्थित है। 27 जुलाई को मकर राशि में 5 डिग्री पर। रात के 2 बजे। इसके बाद की अगली स्थिति मकर राशि में ठीक 17 डिग्री पर होने वाली है। 28 जुलाई को और दोपहर के 2 बजे के समय हमारे पास यहाँ मकर राशि में 11 डिग्री पर मौजूद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगली स्थिति अब ग्रहों की मकर राशि के चक्र में होने वाली है।
29 जुलाई को जुलाई। और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ मकर राशि में 23 डिग्री पर है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति कुंभ राशि में 11 डिग्री पर बनी हुई है। जुलाई को जुलाई। और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ कुंभ राशि में 5 डिग्री पर है। अगली स्थिति कुंभ राशि में ठीक 23 डिग्री के अंश पर है। इकतीस जुलाई को जुलाई। और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ कुंभ राशि में 17 डिग्री पर है। अब अगली स्थिति मीन राशि में 6 डिग्री पर स्थित है। एक अगस्त को, एक तारीख को अगस्त। और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ कुंभ राशि में 29.5 डिग्री पर है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति मीन राशि में 18 डिग्री पर मौजूद है। दो अगस्त को और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ मीन राशि में 12 डिग्री पर है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति मेष राशि में 2 डिग्री पर है। तीन तारीख को अगस्त और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ मीन राशि में 25 डिग्री पर है। अगली स्थिति मेष राशि में 15 डिग्री पर स्थित है। चार तारीख को अगस्त और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ मेष राशि में 8.5 डिग्री पर है। अगली स्थिति मेष राशि में 28 डिग्री पर स्थित है। पांच तारीख को अगस्त और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ मेष राशि में 21.5 डिग्री पर है। अगली स्थिति वृषभ राशि में 12 डिग्री पर है। छह तारीख को अगस्त और दोपहर के ठीक 2 बजे ये यहाँ पर वृषभ राशि में 5 डिग्री पर है। अब अगली स्थिति वृषभ राशि में 26 डिग्री पर है। सात तारीख को अगस्त और दोपहर 2 बजे हमारे पास यहाँ वृषभ राशि में 19 डिग्री पर है।
अब अगली स्थिति मिथुन राशि में 10 डिग्री के स्तर पर है। आठ तारीख को अगस्त और दोपहर के 2 बजे यहां यह मिथुन राशि में 3 डिग्री के अंश पर है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति मिथुन राशि में 25 डिग्री के अंश पर स्थित है। नौ तारीख को अगस्त और दोपहर 2 बजे यहां मिथुन राशि में 17.5 डिग्री पर है। अगली स्थिति कर्क राशि में 10 डिग्री पर स्थित है। दस अगस्त के दिन को और दोपहर 2 बजे यह कर्क राशि में 2.5 डिग्री पर है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति कर्क राशि में 24 डिग्री पर है। ग्यारह अगस्त को और दोपहर 2 बजे यहां कर्क राशि में 17 डिग्री पर है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति अब सिंह राशि में बिल्कुल 9 डिग्री के अंश पर पूरी तरह से स्थित है। बारह तारीख को अगस्त और दोपहर 2 बजे यहां सिंह राशि में 1.5 डिग्री पर है। अब देखते हैं अगली स्थिति सिंह राशि में ठीक 24 डिग्री पर स्थित है। तेरह अगस्त को और दोपहर के ठीक 2 बजे यह यहां सिंह राशि में 16.5 डिग्री पर स्थित है। अब अगली महत्वपूर्ण स्थिति कन्या राशि में ठीक 8 डिग्री के स्तर पर आती है। चौदह अगस्त को और दोपहर के ठीक 2 बजे यहां कन्या राशि में 1 डिग्री पर स्थित है। अब अगली स्थिति कन्या राशि में ठीक 22 डिग्री पर स्थित है। पंद्रह अगस्त के दिन और दोपहर के 2 बजे यह यहां कन्या राशि में 15 डिग्री पर है। फिर यह तुला राशि में 5 डिग्री पर आगे बढ़ता है। सोलह अगस्त को और दोपहर 2 बजे यहां कन्या राशि में 28.5 डिग्री पर है। इसके बाद यह तुला राशि में 18 डिग्री तक आगे बढ़ता है। सत्रह अगस्त के दिन और ठीक दोपहर के 2 बजे यहां तुला राशि के भीतर 11.5 डिग्री के सटीक स्तर पर स्थित है।
इसके बाद की अगली स्थिति फिर वृश्चिक राशि में ठीक 1 डिग्री के अंश पर स्थित है। और वह है 18 अगस्त को। और यहाँ दोपहर के ठीक 2 बजे ये अभी भी तुला राशि में 24.5 डिग्री पर स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि में 13 डिग्री पर। तारीख को अगस्त। और यहाँ दोपहर के 2 बजे तापमान 7 डिग्री पर है। अगली महत्वपूर्ण स्थिति वृश्चिक राशि में 25 डिग्री पर स्थित है। बीस अगस्त को और दोपहर 2 बजे यह वृश्चिक राशि में 19 डिग्री पर है। अब अगली स्थिति धनु राशि में 7 डिग्री पर स्थित है। इक्कीस अगस्त को और दोपहर 2 बजे यहां यह धनु राशि में 1 डिग्री पर है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं धनु राशि में 19 डिग्री पर। बाईस तारीख को अगस्त। और दोपहर 2 बजे यहां यह धनु राशि में 13 डिग्री पर है। इसके बाद की अगली स्थिति एक बार फिर से मकर राशि में 1 डिग्री पर है। ये इस चक्र के लिए सबसे आखिरी प्रक्रिया भी होगी। फिर अगस्त महीने की 23 तारीख के दिन ठीक दोपहर के 12 बजने के समय पर यहाँ यह धनु राशि के क्षेत्र के अंदर पूरे 25 डिग्री के अंश पर है। और अब मैं आपको वे तिथियां भी बताऊंगी जो पहले आधे वीडियो में चर्चा की गई थी, जो बाहरी चंद्रमा से संबंधित हैं, जो निश्चित रूप से अधिक सामान्य हैं। लेकिन यहाँ यदि आप यह जानते हैं तो आप अपने आंतरिक चंद्रमा से भी तुलना कर सकते हैं कि आपकी विशेष थीम यहाँ किस तरह से प्रभावित होगी या इससे प्रभावित हो सकती है। और इस तरह आप इसे धीरे धीरे अपनाना शुरू कर सकते हैं और इसकी आदत भी डाल सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हम निश्चित रूप से इसे और अधिक देखेंगे। एक तरफ आंतरिक चंद्रमा और दूसरी तरफ बाहरी चंद्रमा, क्योंकि यहाँ एक बड़ी रूपांतरण प्रक्रिया चल रही है और यह हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से होती है। और इसे इसी तरह देखा जा सकता है, बाहर ये अभी सक्रिय है, ये कहाँ छूता है, अंदर भी बिल्कुल। और मैं अब इन्हें बस जल्दी से बता देती हूँ और मैं इन मुख्य तारीखों पर एक बड़ा लाल बिंदु लगा लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ठीक है, अब बाहरी चंद्रमा में कुछ चल रहा है, ताकि अगर मैं कहीं काम पर जा रही हूँ या कहीं और जा रही हूँ तो मैं तैयार रहूँ। ठीक है, सब ठीक है, ये अभी बाहर है और शायद अंदर उतना नहीं, क्योंकि मेरे अंदर शायद अभी ज़्यादा कुछ छू नहीं रहा है। इसी से आप यह भी समझना शुरू कर सकते हैं कि असल में बाहर क्या हो रहा है और मेरे अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। और अगली तारीख होगी 3 तारीख अगस्त। फिर है 7 तारीख अगस्त। फिर हमारे पास है 11 तारीख
अगस्त का समय है और यह ठीक एक दिन पहले की बात है जब अमावस्या आने वाली है। फिर हमारे पास है 12 तारीख अगस्त, फिर अमावस्या और ठीक उसी समय हमारी त्रयिका के साथ कुछ हो रहा है। और फिर आगे बढ़ते हैं 16 तारीख के साथ अगस्त। उस दिन भी बहुत सारी कनेक्शन हैं जिन्हें मैंने सभी सामग्री सूची में लिख दिया है, खासकर उनके लिए जो पहले से ही थोड़े आगे बढ़ चुके हैं। ये तब है अगर आप इसमें और भी रुचि रखते हैं। और फिर एक बार फिर 20 तारीख को अगस्त, यानी हमेशा वही विशेषता, हमेशा वही सार यहाँ सक्रिय है। इसका मतलब है कि यह एक धुन की तरह है, वही गीत इन दिनों बजाया जाता है और यह एक तरह से एक साथ जुड़ा हुआ है। और अब हम अपनी डायरी में चंद्र चरण भी दर्ज कर लेते हैं, ठीक इसी तरह हम इसे भी जानते हैं। और आप इन्हें यहाँ चंद्र चरण कैलेंडर से आसानी से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 29 जुलाई को है पूर्णिमा। इसे हम यहाँ ठीक नीचे लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 29 तारीख जुलाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस घटते चंद्रमा के साथ और वह दिन है अगस्त की 6 तारीख। अब हम अपना राशिफल इस 6 अगस्त के लिए पलटते हैं। अगस्त का समय है और यहाँ हम कैलेंडर से बस उस प्रतीक को कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 12 अगस्त को अमावस्या की तिथि आ रही है। यह भी यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। यहाँ हमारे पास 11 तारीख है और 12 तारीख, जहाँ यहाँ सब कुछ जोर शोर से चलता है और घटता चंद्रमा वह हमें फिर अगले चक्र में 28.08 को मिलेगा। और फिर हमारा राशिफल अगले महीने के लिए भी फिर से तैयार हो जाएगा। अब हम एस्ट्रो डिटेक्टर लगाते हैं। और अब हम अपनी तारीख और समय को अपने मून कोड कैलेंडर में दर्ज कर लेते हैं, ताकि हमें जानकारी रहे कि कब और किस तरह हमारे व्यक्तिगत पहलू सक्रिय हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक 8 दिनों के बाद होने वाला है। आप इसे बड़ी ही आसानी और विस्तार से देख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ उदाहरण के लिए संयोजन के समय पर विशेष रूप से ध्यान देना है, जो कि ठीक उसी जगह पर होगी जहाँ जन्म का चंद्रमा स्थित है, यानी यहाँ। और मेरे लिए यह आने वाली 20 अगस्त की तारीख को होने वाला है, सुबह 4 बजे सक्रिय, क्योंकि यहाँ 20 तारीख को अगस्त को हमारे पास रात 2 बजे है। और क्योंकि मेरा चंद्रमा 1 डिग्री आगे स्थित है और 1 डिग्री लगभग 2 घंटे के बराबर होती है, इसलिए यहाँ हमारे पास सुबह 4 बजे है। और इस तरह मुझे पता चलता है कि मेरा चंद्रमा, मेरी नई चंद्रमा चक्र कह सकते हैं 20 तारीख को शुरू होती है। अगस्त को सुबह 4 बजे सक्रिय होता है, जबकि यहाँ ये अगली युति होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। यही यहाँ 20 तारीख है अगस्त, लेकिन हम यहाँ 29 जुलाई से शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि हमें यहाँ निश्चित रूप से पुराने कुंडली पर भी वापस जाना होगा। अगर यहाँ यह मेल नहीं खाता, जैसा कि मेरे साथ अब भी हुआ, तो मुझे पिछले महीने की अपनी युति देखनी होगी और देखना होगा कि वह कब थी। इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि मेरी इस महीने की वर्तमान में होने वाली खगोलीय युति 23.07 के समय पर होगी, और वह भी रात के ठीक 10 बजे, क्योंकि 24.07 को यहाँ सुबह के 2 बजे हैं और 1 डिग्री 2 घंटों के समय के बराबर माना जाता है। यहाँ 2 डिग्री कम है, यानी 4 घंटे कम हो जाते हैं। तो मेरी युति रात के ठीक 10 बजे होने वाली है और मेरे जीवन के एक बिल्कुल नए चक्र की शुरुआत इसी 24 तारीख को होती है, जुलाई। जब रात के ठीक 10 बज रहे थे,
और इसके उपकोड्स भी एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जो यहाँ पूरी तरह से इसके भीतर शामिल हैं। और यह फिर सीधे 24.07 की शाम को होता है। मेरे मामले में देखा गया, क्योंकि यहाँ मेरी युति सक्रिय है और यहाँ पैटर्न विशेष रूप से अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, खासकर वे जो बार बार आते हैं, और खासकर नई चक्र, क्योंकि वह यहीं से शुरू होती है, जबकि अब 20.08 को अगला चक्र शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ मुझे फिर से नया पन्ना चाहिए जो अगले महीने आएगा, और ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं से शुरुआत करनी होती है और फिर दूसरे महीने से यह क्रम लगातार चलता रहता है। कभी कभी आपको पुराने कुंडली की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोई तारीख वहाँ भी आ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसे पड़ती है। और इसी तरह हम यहाँ आगे देखते हैं, ये सच में बच्चों जैसा आसान है। आप बस 0 डिग्री संयोजन रेखा को जन्म कुंडली में जन्म चंद्रमा पर रखते हैं और अब सिक्सटाइल पर देखते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ कौन सी तारीख है। यहाँ हमारे पास 28 तारीख है जुलाई की, और क्योंकि यहाँ 2 डिग्री का अंतर दिख रहा है जो रात के 2 बजे तक है, तो हमारे पास यहाँ भी फिर से रात के 10 बजे हैं, क्योंकि 1 डिग्री लगभग 2 घंटे के बराबर होती है। और इसी तरह मैं इसे फिर से अपने सिक्सटाइल क्षेत्र में लिख लेता हूँ। तो ये होगा 28 जुलाई। जुलाई को रात 10 बजे फिर से शाम को, और यहाँ भी अंडरकोट्स हमेशा एक साथ सक्रिय रहते हैं। इसका मतलब है कि मुझे पता है, मैं 24 तारीख को देखता हूँ जुलाई, और मैं 28 जुलाई को देखता हूँ जुलाई। ठीक इसी तरह से आपने इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से संरचित कर लिया है, और आपको हर समय निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी है कि आप बस अपना पूरा शाम का समय ले लें, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से पहले और बाद में भी सक्रिय रहता है। ये सटीक संयोजन है और यह निश्चित रूप से सक्रिय रहता है। अब हम वर्ग पर नज़र डालते हैं। हम बस देखते हैं कि वर्ग किस ओर इशारा कर रहा है। वर्ग 31 तारीख की ओर इशारा कर रहा है। जुलाई, और यहाँ दोपहर 2 बजे होंगे 29.5 डिग्री। हमारे पास यहाँ 3 डिग्री का अंतर है। 3 डिग्री मतलब 6 घंटे। दोपहर 2 बजे में से 6 घंटे घटाए तो सुबह 8 बजे होते हैं, यानी 31 तारीख को। जुलाई में सुबह 8 बजे मेरा वर्ग सक्रिय हो जाता है, और इसी तरह यह आगे भी चलता रहता है। फिर आप त्रिकोण यानी ट्रिगन पर देखते हैं, फिर विपक्ष यानी ऑपोजिशन पर देखते हैं, और यहाँ से सटीक तारीख और समय पढ़ते हैं। फिर आप माइनस ट्रिगन पर देखते हैं जो हमारे पास है। यह महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, पर यहाँ हमारा दूसरा अर्धवृत्त बंद होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप माइनस क्वाड्रेट और माइनस सेक्सटाइल पर देखते हैं। हम अगले राउंड पर वापस लौटते हैं। यह एक चक्र है जिसे महीने में देखा जा सकता है, और यहाँ हमारे पास वे सटीक दिन हैं जब हमारे व्यक्तिगत पैटर्न सबसे अच्छे से दिखाई देते हैं। इसीलिए इन दिनों में बस इतना देखना ही काफ़ी होगा। बाकी सब वास्तव में इस समय प्रभावी विकास के लिए आवश्यक नहीं है। आप सच में बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं। यह पूरी तरह से पर्याप्त है कि आप केवल इस मून कोट, चंद्र कोट पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इसमें आप अपनी धुन, अपना रिदम पहचान सकते हैं, और इस पहचान के आधार पर बाकी सब कुछ अपने आप विकसित हो सकता है, क्योंकि अन्यथा आप पेड़ों के बीच जंगल को देख ही नहीं पाएंगे। अगला मून पोजीशन, चंद्र स्थिति, ड्राइंग वीडियो फिर अगले महीने के लिए संभवतः ठीक 16.08/2026 को आएगा, और इस वीडियो में हम 23 तारीख से चंद्र स्थितियों को ड्रॉ करेंगे। अगस्त से लेकर 19 तारीख तक, सितंबर तक अपनी कुंडलियों में दर्ज करेंगे। और अब जैसा कि पहले बताया गया था, पहलुओं की धुन मेलोडी है। सुनने में खूब मजा आए। अगली बार तक अलविदा। चाओ चाओ।